नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर तेजी पर हल्की सी ब्रेक लगती हुई नजर आई है। लेकिन ये ऐसा हफ्ता है जहां पर सोना और चांदी दोनों ऊपर हैं। अगर सोने की बात की जाए तो 5% की तेजी इस हफ्ते में देखने को मिली है और चांदी इस हफ्ते 10% के गेन्स आपको देकर जा रही है। यहां से किस तरह की चाल रह सकती है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सीड बिल की, जहां पर सरकार ने कल इसके बारे में बात की है। ड्राफ्ट इसको इश्यू कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है डिटेल्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, साथ ही फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन। हमारे साथ अबांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता भी होंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट यहाँ पर गेन्स आते हुए देखे हैं पिछले 2 हफ्ते में, और इस हफ्ते भी यहाँ पर $4200 अनाउंस के आसपास का कारोबार बनता हुआ नजर आया है। भारतीय प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लोज से एक बहुत स्मार्ट रिबाउंड निकलता हुआ नजर आया और 1,26,000 1,27,000 तक के लेवल्स भी हमने यहाँ पर कल बनते हुए देखे थे। हर्षल, कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस? यहाँ से अच्छे खासे गेन्स हैं। ये हफ्ता शायद पिछले 1 महीने में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देकर जा रहा है। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक गोल्ड मार्केट में लेकिन फिलहाल थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रिगर्स है मेरे हिसाब से। अगर आप फेड की रेट कट की एक्सपेक्टेशंस देखें तो फिलहाल वो 50% के नीचे आ गई है दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए नेगेटिव जरूर है। लेकिन लास्ट वीक में हमने देखा कि शायद मार्केट का फोकस जो अपकमिंग यूएस डेटा है शायद उसमें वीकनेस एंटिसिपेट कर रहा है। दूसरा, यूएस में जो नया स्पेंडिंग बिल पास हो रहा है शटडाउन को अवॉइड करने के लिए, कहीं ना कहीं ये यूएस की फिस्कल सिचुएशन जो ऑलरेडी एक कंसर्न है मार्केट के लिए, आई थिंक उसे और खराब कर रहा है। तो ये फैक्टर शायद गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ये मूव जो है आई थिंक थोड़ी टेक्निकल ड्रिवन मुझे लगती है। तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ईयर एंड भी है, शायद गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी लिक्विडिटी भी मार्केट्स में कम हो जाएगी, तो वी कुड सी थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शन। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड एटलीस्ट नेक्स्ट 12 महीनों के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक थोड़ी करेक्शन की संभावना डेफिनेटली है। सो हर्षल, अगर इसको फिगर्स में डालना हो तो किस तरह की करेक्शन नीचे में आते हुए नजर आ सकती है? और ऊपर में जैसे आपने कहा कि अगला साल यहाँ पर और हायर हाइज देख सकता है, तो उसके लिए क्या टारगेट्स हैं? आई थिंक डाउनसाइड में जो 4000 के आसपास के लेवल्स है, पिछले महीने हमने देखा कि वो बहुत अच्छे सपोर्ट्स प्रूव हुए हैं मार्केट के लिए। तो हमें लगता है कि ब्रॉडली 4000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से वही है $200-250 की शायद करेक्शन देख सकते हैं। अपसाइड में हमारे टारगेट तब भी $4800 to $5000 के है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली गोल्ड में जो रैली है पिकअप होगी। किस तरह के इंडियन बाइंग यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर ज्वेलरी कंपनीज जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, सभी का ये कहना है कि अच्छी बाइंग हुई है। पिछला क्वार्टर काफ़ी बेहतरीन था, इस क्वार्टर से और भी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर चाहे वो गोल्ड है, स्टडेड ज्वेलरी है, डायमंड्स है, सभी जगह हमने बढ़त आते हुए देखी है। देखिए, फिजिकल डिमांड पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हमने अक्टूबर में देखी थी, जहाँ पे बहुत सारी रिटेल फोमो बाइंग थी, उस लेवल की बाइंग फिलहाल मार्केट में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट साइड से नहीं है। ज्वेलरी साइड पे क्योंकि वेडिंग सीजन है तो डेफिनेटली फुटफॉल्स है, बट वॉल्यूम टर्म्स में डेफिनेटली ज्वेलरी डिमांड में भी प्रेशर है। तो आई थिंक कंज्यूमर में डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी है कि ये प्राइस यहाँ से और बढ़ने वाली है कि और नीचे आने वाली है। तो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, बट वेडिंग सीजन डिमांड तो डेफिनेटली है, बट वॉल्यूम टर्म में कहूंगा कि अब भी प्रेशर बरकरार है। हर्षल, किस तरह के इंपोर्ट्स बनता हुआ देखेंगे इस साल में? मनीषा, टॉप ऑफ द माइंड मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर चेक करके बताऊंगा। बट आई थिंक अक्टूबर में इंपोर्ट्स रीजनेबली अच्छे थे, जो हमारे अनुमान है, क्योंकि बहुत गोल्ड एंड सिल्वर की परफॉर्मेंस जो थी अक्टूबर में। फॉर द फुल ईयर अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है इंपोर्ट्स को लेकर? मुझे डेफिनेटली याद नहीं है फिलहाल मनीषा, बट मैं आपको डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन द नंबर। मुझे टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है नंबर, सॉरी। नो वरीज। हर्षल, अगर हम ओवरऑल डिमांड यहाँ पर चांदी के हिसाब से भी बनता हुआ देखें, यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज जैसे आपने कहा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड अक्टूबर में बहुत स्ट्रांग रही, वही हाल हमने चांदी में भी आता हुआ देखा। क्या चांदी में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है? चांदी में भी डेफिनेटली स्लो डाउन तो है। आई थिंक रिटेल डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर आप प्रीमियम्स भी देखिए मार्केट में, तो अभी फिलहाल 0.2 0.3 साइंस के प्रीमियम इंडियन मार्केट में भी चल रहे हैं। अगर आप अक्टूबर में कंपेयर करते तो एक पॉइंट पे ये बहुत ज्यादा थे, 10-15% के भी प्रीमियम चल रहे थे। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जो हमने लेट सितंबर अक्टूबर में देखी। तो ये फिलहाल जो है हमारी रीडिंग है, बट अगर ये प्राइजेस कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं तो लगता है कि
फिर से इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि 2 लाख के टारगेट कहीं ना कहीं अभी भी इन्वेस्टर्स के माइंड में है इंडियन मार्केट में। तो अगर ये रैली सस्टेन होती है नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड वापस आ जाएगी। एक फाइनल सवाल देन, और ये एक्सचेंज को लेकर है, ओल्ड एक्सचेंज फॉर न्यू, चाहे वो सोना है या चांदी है, किस तरह के नंबर्स हैं? गोल्ड में आई थिंक हमने पिछले क्वार्टर में देखा था अराउंड डिपेंडिंग ऑन आप किससे बात करते हो 40 to 50% गोल्ड एक्सचेंज डेफिनेटली ज्वेलरी में हो रहा था। चांदी में एक्सचेंज ज्वेलरी में यस पायल जैसी कैटेगरी में ज्यादा होती है, बट अदरवाइज चांदी में उतनी हाई एक्सचेंज यूजली होती नहीं है। तो चांदी में हमारा अनुमान है कि एक्सचेंज जो है 20-30% के आसपास होगी, बट गोल्ड में वो डेफिनेटली मच हाई है। पॉइंट टेकन हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम नंबर्स भी शेयर करने के लिए। तो वेल क्लियरली एक बुलिशनेस मार्केट्स में कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे हर्षल ने कहा फॉर द वेरी नियर टर्म दिसंबर रेट कटौती को लेकर बाजार अनसर्टन है। और दूसरी चीज़ है ईयर एंड जैसे जैसे पास आता जाएगा लोग अपनी बुक्स क्लोज करते हुए नजर आएंगे, और वो एक चीज़ है जो हम यहाँ पर मार्केट्स में प्रेशर परहैप्स बनाता हुआ देखेंगे। हमारे साथ चिंतन जुड़ चुके हैं बैंक से। चिंतन, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को? आपको भी लगता है, बिकॉज अब इस साल की अगर बात की जाए तो 18-20 दिन परहैप्स वर्किंग बचे हैं, उसके बाद वीकेंड्स काउंट करें, हॉलीडेज, क्रिसमस वीकेंड काउंट्स करें तो वो सारा का सारा यहाँ से निकल जाएगा। एज वी अप्रोच दिसंबर ऑफ कोर्स वॉल्यूम कम होती हुई नजर आएगी, पार्टिसिपेशन भी जाएगा, तो बाकी का जो बचा हुआ 2025 है, इसमें आपको सोना और चांदी दोनों ही कैसे नजर आते हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि जैसे हर्षल ने बताया, यहाँ पे जो एक्सटेंडेड रैली आई है और स्पेशली जो अभी यूएस गवर्नमेंट खुलने के बाद जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्शन गोल्ड सिल्वर में देखना चाहिए, बट वो हुआ नहीं। कल अगर आपने देखा होगा तो डाउ जोन्स वगैरह काफी नीचे थे, 3 महीने में जितनी घटत नहीं आई उतनी घटत ही कल आ गई। बट गोल्ड सिल्वर कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं उसको बुल रन में सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये एक्सटेंडेड रैली है, यहाँ से करेक्शन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट और आना ही चाहिए, बहुत हेल्दी है। बट ये जो डी डॉलराइजेशन का पॉइंट है, जो डी डॉलराइजेशन की यूएस गवर्नमेंट जिस तरह से अपना फेथ खोती जा रही है वर्ल्ड ओवर में और लोगों को अपना एसेट डाइवर्सिफाई करना है, स्पेशली सेंट्रल बैंक, तो जो ट्रेंड दिख रहा है सेंट्रल बैंक का वो बाय ऑन डिप्स का दिखते जा रहा है। हमने 3800 का रेट भी एक बार करेक्शन के टाइम देखा, बट वहां से इतनी स्विफ्ट रैली आई कि वो तुरंत ऊपर आ गया। तो यू आर राइट, हर्षल ने भी जैसे बताया, ये ईयर एंड पे टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग्स होती है, बुक्स लाइट की जाती है, तो डेफिनेटली वी कैन सी सम करेक्शन। बट नए साल के लिए दिस आर ऑल बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर एक्सटेंडेड कोई करेक्शन आता है $300-400 का, तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए और उसको ऑक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई खत्म नहीं हुए ना। ट्रेड टेंशन खत्म हो रहे हैं ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो रहे हैं ना, डी डॉलराइजेशन खत्म हो रहा है, एंड अल्टीमेटली रेट कट पोस्टपोन्ड हो सकता है, अवॉइड नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली बुल रन का सब साइन गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए और वो बहुत स्विफ्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना में भी कोई फिजिकल डिमांड दिख नहीं रही है, वहां पे भी टैक्स डाला हुआ है। इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस यहाँ पे बहुत गोल्ड में डिस्काउंट है। सिल्वर फिर भी करीबन पुरानी ड्यूटी से 20 सेंट का प्रीमियम चला रहा है और कुछ ना कुछ डिमांड है, बट गोल्ड तो बिल्कुल ही डिस्काउंट में है। और चाइना का भी अगर आप देखो तो एकदम फ्लैट जैसा ट्रेड कर रहा है। तो जो फिजिकल कंज्यूमर्स है वो अवे है। और कॉमेक्स में अगर आप देखो तो जितना ओआई है उसके 60% तक का इन्वेंट्री है। तो अगर आप नीचे नहीं लाओगे तो इंडिया और चाइना उसको ले नहीं पाएगा और वहां इन्वेंट्री बिल्ट होती जाएगी और उस पर फिर कैश एंड कैरी का प्रेशर आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में ड्यू है। ऑल राइट, एंड चिंतन आपसे भी नंबर्स जानना चाहेंगे। अगर आपको लगता है करेक्शन ड्यू है तो कहां तक किए जा सकता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो कहां से लेकर चलें और कहां तक? मुझे लगता है गोल्ड के अंदर वापस अपने को 3900 तक के लेवल आराम से देखने को मिलने चाहिए। ये क्योंकि ये जो करंट लेवल है उस पर हम जब परसेंटेज में आएंगे तो एक कुछ भी सिंगल डिजिट में परसेंटेज है। और चांदी जो है वो चांदी में मुझे बहुत मंदी नहीं लग रही है। 48 और 45 मेरे ख्याल से ये न्यू नॉर्मल है, इसके नीचे अब नहीं आ सकता है। क्रिटिकल मिनरल भी डिक्लेयर हो चुका है यूएस के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन लोग की जो होल्डिंग रहेगी डिफरेंट डिपार्टमेंट की वो उनको बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि विद ईवी, विद सोलार, विद क्रिटिकल मिनरल और रियल असेट, जो आज के दिन में हर एक कंट्री को जो रियल असेट होल्ड करना है वर्सेस फिएट करेंसी, तो ये गोल्ड सिल्वर दोनों ही तेजी में ही रहेंगे और सिल्वर स्पेशली बुलिश रहेगा। इसके लिए वो गोल्ड सिल्वर का रेशियो भी अपने को वही दिखा रहा है, वो 78 है और वो 70 तक की भी टिल्ट हो सकता है। तो सिल्वर आई एम मोर बुलिश, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
मेटल्स कैसे देखते हैं आप चिंतन बिकॉज यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन्स हैं। अगर इस साल की यहाँ तक बात की जाए तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ गोल्ड गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। 60% गोल्ड ऊपर है, चांदी में करीबन 85% के गेन्स हैं। लेकिन उसके बाद अगर बेस मेटल की बात की जाए तो 27 से 28% की तेजी टिन में है, 25% की तेजी यहाँ पर कॉपर में है। एल्यूमिनियम में ऑफ कोर्स यहाँ पर 18 से 20% की बढ़त देखने को मिली है। तो विद इन मेटल पैक जो ये साल पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, क्या ये स्पिल ओवर और बेटर गेन्स हम आता हुआ देखेंगे अगले साल में? नहीं, आप अगर देखो तो डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है, जैसे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है और ये एक्सटेंडेड रैली जो बेस मेटल में और चाइना से पॉजिटिव फीड्स नहीं आ रहे, इवन तो गवर्नमेंट इतनी सारी लिक्विडिटी डाल रही है बट वहां पे हाउसिंग सेक्टर अभी भी रिवाइव नहीं कर पा रहा है, उसका कंजप्शन का डेटा आ नहीं रहा है। और अगर आप एमजेपी प्रीमियम्स देखो एल्यूमिनियम के वगैरह तो वो ऑल टाइम लो के करीबन है। नाल्को को यहाँ पे फर्दर डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो कहने की बात ये है कि करंट लेवल पे कोई फिजिकल डिमांड कंज्यूमर साइड से आ नहीं रही है। तो ये जो रैलीज है ये मैंने जैसे बताया कि रियल एसेट होल्ड करना है अगेंस्ट द फिएट करेंसी, उसके वजह से आई है बट रियल कंजप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर थकेगा, कहीं ना कहीं उस रैली को पॉज करना पड़ेगा। तो मेरा ये मेटल पैक के ऊपर करेक्शन का व्यू है, स्पेशली इन कॉपर आई एंटिसिपेट सम करेक्शन। यहाँ पे अराउंड 900 और 950 के बीच में के लेवल एमसीएक्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे करीबन 10,200 और 10,500 आपको एलएमई पे देखने को मिल सकते हैं। बारिंग जिंक, अगर आप जिंक देखो तो वो कंटिन्यूअस बैकवर्डेशन में है और उसमें डिमांड भी अभी इंडिया में भी डिमांड अच्छी है और चाइना में भी डिमांड अच्छी है। तो जिंक को छोड़ के एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, ये तीनों में अपने को एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑल राइट चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो सेंस यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में, इवन बेस मेटल्स में देखने को मिलेगी। और द बेस्ट चिंतन जैसे हमें बता रहे हैं वो यहाँ पर सिल्वर एंड जिंक, इन दोनों में आपको आकर बनती हुई नजर आएगी। वेल, इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे सिराज हुसैन, उनसे जानेंगे एग्रीकल्चर और ऑफकोर्स सीड बिल की डिटेल्स। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर बजट सत्र में सीड बिल 2025 लाने की योजना बनती हुई देखी है। इसी संबंध में मसौदा जारी कर दिया गया है जिस पर लोगों से 11 दिसंबर तक राय भी मांगी गई है। क्या मौजूदा चुनौतियों के सामने इसका ये सामना कर पाएगा पुराना कानून, किस तरह का था, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो जो ओल्ड सीड बिल है और जो न्यू सीड बिल की बात की जा रही है और जिस तरह से इस फीडबैक इसके ऊपर माना जा रहा है, क्लियरली ये बात हम लगातार करते रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं नया सीड बिल? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बिल फाइनली गवर्नमेंट ने शायद ये फैसला किया है कि इसको लाया जाए पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि हम तो रिटायर हो गए और ये बिल हमारी पूरी सर्विस में नहीं आ पाया। 2004 से ये डिस्कशन चल रहा है। पहले ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, उस स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी काफी डिस्कशन हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर दोबारा 2019 में इसको बनाया। असल में इसमें बेसिकली डिस्प्यूट ये है कि सीड कंपनीज और फार्मर्स राइट्स दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। अब होता क्या है कि फार्मर्स सफर करते हैं अगर पुअर क्वालिटी के बीज कंपनियां बेचती हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी होती है, स्पूरियस सीड होते हैं, तो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कॉम्पेंसेशन के लिए। जो पिछला बिल था उसमें ये था कि फार्मर्स को जाना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और इसके लिए फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस तैयार नहीं थे। मुझे नहीं मालूम, अभी ये बिल मैंने डिटेल में देखा नहीं है कि इस बार क्या प्रोविजन रखा गया है। तो बेसिक बात ये है, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझना चाहें, कि फार्मर्स को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने बीज पिछले साल की क्रॉपों से बेच सकें और वो उसको बेच सकें, और ज्यादा कमर्शियल स्केल पे नहीं बल्कि पर्सनल स्केल पे अगर वो चाहें तो वो उसको बेच सकें। अब गवर्नमेंट ने इस बार जो मेजर चेंज किया है वो पेनल्टीज को क्लासिफाई किया है। तो इसको देखना होगा कि ये किस तरीके से मार्केट में ऑपरेट करेगा। अब सिराज जी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी काफी हद तक बात की गई है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये
जो इसमें प्रोविजन जितना मैंने अभी तक देखा है बहुत ही सरसरी नज़र से, तो उससे ये लगता है कि इसमें काफ़ी एफर्ट किया गया है। हालाँकि ये शायद इतनी जल्दी में बना है कि इसमें काफ़ी गलतियाँ अंग्रेज़ी की भी ग्रामर की दिखाई दे रही हैं। बहरहाल लगता है कि आगे चल के उनको गवर्नमेंट ठीक कर लेगी। अब होता क्या है कि फार्मर्स के कॉम्पेंसेशन के लिए कोई बहुत क्लियर मैकेनिज़्म इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेसेबिलिटी वगैरह पे काफ़ी ज़ोर दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी बाज़ार में काफ़ी बीज ऐसे हैं, जो अप्रूव्ड ही नहीं है मगर वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया है, लेकिन ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बाज़ार में अवेलेबल है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको ठीक तरीके से टैकल नहीं कर सके हैं। तो ये इस बिल में अब फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इसको देखेंगे, एक्सपर्ट्स इसको देखेंगे, तभी इसमें कुछ बहुत डिटेल पे चर्चा आप करेंगे तो बेहतर होगा। हम्म सिराज जी, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इस सीड बिल को देखें और ये कोर है एग्रीकल्चर का, और हमने कई लोगों से इसके बारे में बात भी की है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर सबसे बड़ा पुश होना चाहिए। बिल ऑफ कोर्स सबसे बड़ी एक यहाँ पर चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम R&D देखें, मनी एलोकेशन देखें, हीट वेराइटीज़, न्यू वेराइटीज़, जीनोम एडिटेड सीड्स, इन सब के ऊपर किस तरह की साइंटिफिक पुश चल रहा है या फिर पैसा एलोकेटेड है, कौन से स्टेट्स इसमें क्या कर रहे हैं। काफ़ी सारे सीड्स यहाँ पर, जैसे आपने कहा कॉटन ही एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आउटडेटेड वैरायटी के सीड्स हैं। आपको लगता है ये बिल इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब अभी हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि रिसर्च को लेकर प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पीट कराया जाएगा पब्लिक सेक्टर से। तो ये बजट अनाउंसमेंट था, इसको हमने वेलकम भी किया था, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोग्रेस इसमें दिखाई नहीं दिया। ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिखाई दिया कि प्राइवेट सेक्टर को भी आईसीएआर के इंस्टीट्यूशन से कॉम्पीट कराया जाए। हम ये सब जितना भी एग्रीकल्चर में देखिए प्रोग्रेस हुई है पिछले 25-30 साल में, खास तौर से हार्टिकल्चर में, वो प्राइवेट कंपनीज ने जो हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी वजह से हुई है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन चेन का, और इसमें प्राइवेट कंपनीज और फार्मर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए अगर गवर्नमेंट ये बिल पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकेगी तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा 2004 से ये डिस्कशन में है। एक सेंस आपकी यहाँ पर रबी सोइंग को लेकर भी सिराजी, इनिशियल सोइंग यहाँ पर शुरू हो गई है। जिस तरह के हमने खरीफ के ट्रेंड्स आते हुए देखे हैं, क्लियरली मक्का यहाँ पर एक काफ़ी हॉट फेवरेट बन के निकला है। क्या चेंजेस देखते हैं आप ऑन ग्राउंड, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है, एमएसपी ऑफ कोर्स एक अलग ही मुद्दा है जहां पर अभी अब साथ साथ सोयाबीन के, हम कल कॉटन वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए, भावांतर यहां पर भी लागू कर देना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड होता हुआ देख रहे हैं हम। जी, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं बहुत शौक से, और कल भी हमने आपका कॉटन का जो डिस्कशन था वो सुना था। देखिए, हो ये रहा है कि मैं नहीं समझता कि ये बहुत प्रूडेंट पॉलिसी है कि हम इथेनॉल के लिए मक्का को प्रमोट करें, और बजाय इसके कि हम प्रोटीन रिच क्रॉप्स को लाएं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को इंसेंटिवाइज करें, उसकी बजाय हम मक्का को प्रमोट कर रहे हैं, और उसकी वजह से इतना एरिया, तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया डाइवर्ट हो गया मेज में, और उसके बावजूद मेज के जो किसान थे उनको एमएसपी भी नहीं मिला। तो ये एक तरीके से जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज हैं उनको फायदा हुआ। और आप शुगर केन से कंपेयर करें, शुगर केन कंपनीज को एफआरपी भी देना होता है, और उसके बाद उनका जो मैक्सिमम सेल प्राइस है, मिनिमम सेल प्राइस है, वो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है। और जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी है उन पे इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एनॉमली क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इसको हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल रबी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर बहुत अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, और हम समझते हैं कि रबी का बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन अब देखिए, फूड इन्फ्लेशन इतना कम है और किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, तो ये बड़ा एक डिसइंसेंटिव है प्रोड्यूसर के लिए। जी हाँ, काफ़ी दिक्कतें हैं ऑन ग्राउंड यहाँ पर, लेकिन जैसे सिराजी हमें बता रहे हैं कि सीड बिल काफ़ी बेहतरीन चीज़ है अगर ये आ जाता है, और जैसे कहा गया 2004 से इसके ऊपर बात हो रही है, तो
क्लियरली 20 साल एक बिल को लगे हैं यहाँ पर आने में और आशा ये जताई जा रही है कि 11 दिसंबर के बाद जब यहाँ पर फीडबैक आ जाएगा तो शायद हम यहाँ पर कुछ होता हुआ देखें। अगर वो होता है तो एक सेगमेंट जो कि काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है वहाँ पर शायद हम कोई किसी तरह की रेवोल्यूशन आता हुआ देखेंगे, लेकिन समय बताएगा। सिराज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ और चर्चा प्रॉब्लम्स पे यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की और स्टॉक स्पेसिफिक्स की।